चलो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लास क्लास 10 में पढ़े होगे, है ना। लेकिन वहाँ या वहाँ पे जो भी पढ़े हो, इसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा एडवांस फॉर्म, बहुत नए नए टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सो हेडिंग इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो सबसे पहले करंट में आता है, दो तरह करंट होती है, एक डीसी करंट और दूसरा एसी करंट, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट होती है डीसी करंट और सेकंड होती है एसी करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ जो भी फोकस करेंगे वो डीसी करंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का एक अलग से चैप्टर ही है जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो वहां पे हम एसी करंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमको डीसी करंट ही डिस्कस करना है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कांस्टेंट करंट, मतलब कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट करंट है उस करंट के बारे में इस चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। एसी करंट क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, और ये वेरिएबल करंट होता है, ठीक है। ये वेरिएबल मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो होती है वेरी करती है, ठीक है। तो वेरिएबल करंट का एक अलग चैप्टर है एसी अल्टरनेटिंग, वहां पे पढ़ना है, एसी चैप्टर ही है। और इस चैप्टर में डीसी करंट देखते हैं। तो डीसी करंट और एसी करंट कैसे बनता है पहले वो देख लो, मतलब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन डीसी का है, कौन सा क्वेश्चन डीसी का है, ठीक है। सो जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं घर में, जो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी, ठीक है, ये बैटरी से डीसी करंट आती है, ठीक है। बैटरी से डीसी करंट आता है। और जैसे मान लो तुम्हारे मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है ना, तो मोबाइल डीसी करंट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो घर में पावर चला जाता है तो इन्वर्टर ऑन करते हैं, इन्वर्टर से पावर आती है। तो इन्वर्टर से क्या होती है, इन्वर्टर के अंदर बैटरी लगा हुआ है, देखो, है ना। तो बैटरी क्या करता है, वो पावर को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो डीसी करंट है। बैटरी का जहां भी बैटरी लगा होगा वो डीसी करंट का सोर्स है, ठीक है। अब एसी में, अब तुम्हारे घर में, हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी हमारे घर में, ये सारे अप्लायंसेस एसी हैं, ठीक है। जितना भी, जैसे फैन लगा हुआ है, फैन एसी पे काम करता है, एसी लगा हुआ है, एसी एसी पे काम करता है, ठीक है। जैसे मतलब फ्रिज है, फ्रिज एसी पे काम करता है, घर में मोटर ऑन करते हैं, एसी पे काम करता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन है, गीजर, जो कुछ भी है, सारा एसी पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली एसी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती है एसी होती है, ठीक है। और जो बैटरी पे जो वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक, इसको ऐसे समझ सकते हो, अप्लायंसेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक अप्लायंसेस, एक होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती है, अप्लायंसेस क्या होता है, स्पेलिंग पता नहीं क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एसी पे काम करती है, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो होती है डीसी पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आने का मतलब है जिसके अंदर सर्किट बना होगा। जैसे मोबाइल देखो, मोबाइल के अंदर क्या है, सर्किट है। मोबाइल को ओपन करेंगे, चिप मिलेगा वहां पे, ठीक है। लैपटॉप देख लो, लैपटॉप के अंदर क्या है, सर्किट है। टीवी देख लो, टीवी के अंदर क्या है, सर्किट है। रेडियो, रेडियो के अंदर क्या है, सर्किट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है वो डीसी पे काम करता है, ठीक है। और जो एसी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जैसे मान लो फैन, फैन के अंदर कोई सर्किट लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, सिंपल मोटर लगा हुआ है, मोटर रोटेट करता है तो फैन रोटेट करती है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा ये एसी ले लो, एसी, एसी के अंदर क्या है, कुछ है क्या उसके अंदर, नहीं, कोई सर्किट है ही नहीं। बाहर में देखो ब्लोअर लगा हुआ है, और अंदर में देखो, बाहर में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और इनसाइड क्या लगा हुआ, ब्लोअर लगा हुआ है। तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जनरली सर्किट नहीं होता है, ठीक है। सर्किट होता है तो मैनुअली हम लोग आजकल यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो होती है उसमें सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है वो डीसी पे काम करता है, उसके लिए वेरी स्मॉल वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती है इसके लिए लो अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज।
तो जनरली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जहां पे वोल्टेज कम रिक्वायरमेंट है वहां पे जनरली सर्किट कैसा होता है, डीसी रिक्वायरमेंट होती है, डीसी यूज करते हैं। जहाँ पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए वहां पे एसी यूज करते हैं। मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगा होता है उसका बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है उसका वोल्टेज कितना होता है? पता नहीं। अच्छा ठीक है, जो बैटरी लगा होता है उसका वोल्टेज 5 वोल्ट टू 7 वोल्ट होती है। ओनली 5 वोल्ट टू 7 वोल्ट, सिर्फ इतना ही वोल्टेज होता है। ठीक है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगा होता है ये 5 वोल्ट से 7 वोल्ट तक का होता है, सिर्फ इतना ही वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अगर घर में पेंसिल बैटरी यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी यूज करते हैं घर में, पेंसिल बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? 5 अरे यार 5 1.5 वोल्टेज। देखना कभी, होगा नहीं कभी देखना। ठीक है, घर में जो बैटरी क्या लगा देखो? होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं या रिमोट में यूज करते हैं, उसका बैटरी निकाल के देखना, उसमें लिखा होता है वोल्टेज। ठीक है, या कभी जाएंगे घर पे दिखा देंगे। तो ये 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो अगर तुम्हारा मान लो तुम्हारे घर में पावर सप्लाई नहीं है, बैटरी डेड हो गई है, तो ये 1.5 की 3 बैटरी को ऐड कर दो सीरीज में, कितना हो जाएगा? 4.5 वोल्टेज। ठीक है, एक बैटरी और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 वोल्टेज। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट इस बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दो, सारे बैटरी को। ठीक है, अब इसके साथ मोबाइल लगा दो, दोनों टर्मिनल के बीच में क्या करो, मोबाइल लगा दो, तो मोबाइल तुम्हारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 वोल्टेज बैटरी आ जाएगी, मोबाइल तुम्हारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में? और अगर मान लो अच्छा अच्छा थोड़ा सा और, क्या बोलूं? ठीक है, अगर 50 वोल्ट का रखेंगे तो मोबाइल में तुम्हारा आग लग जाएगा। अच्छा, तुम्हारे घर में जो वोल्टेज आ रही है, कितने वोल्टेज आते हैं तुम्हारे घर में? जो घर में जो पावर 220 सप्लाई आती है, कितना वोल्टेज आता है? 220 220। तुम्हारे घर में जो बोर्ड लगा हुआ है 3 पिन जो होती है, इसमें 220 वोल्टेज होता है। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, मोबाइल को जो चार्ज करते हो, ये मानो तुम्हारा मोबाइल है, दिस इज मोबाइल, तो मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल से वायर लगाते हो यहाँ पे। हाँ, तो इस मोबाइल से जो लगाते हो, मोबाइल के अंदर क्या होता है, ये वायर लगाते हो मोबाइल में, और इसके साथ एक बॉक्स लगाते हो इसमें, ये बॉक्स अटैच होता है, ब्लैक कलर का जो बॉक्स होता है। होता है। हाँ, तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर सर्किट होती है, इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, सर्किट होता है। ये सर्किट क्या करता है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में रेडियो कन्वर्ट करता है। क्या बोल रहे हो? वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, 220 वोल्ट क्या करती है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो 220 वोल्ट ये एसी है ना, और ये 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एक तो इसका फर्स्ट काम है, ये जो बॉक्स यूज किया, ये जो चार्जिंग का बॉक्स होता है, ये बॉक्स क्या करता है, एक तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है फर्स्ट, सेकेंड वोल्टेज को डिक्रीज करता है ये। और 220 वोल्टेज वेरी हाई वोल्टेज है, अगर तुम डायरेक्ट इतना वोल्टेज दोगे मोबाइल में तो मोबाइल तुम्हारा बर्न कर जाएगा। ठीक है, 10,000 का लॉस हो जाएगा कम से कम, और तुम्हारा तो 50,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले ये सर्किट यूज करते हैं, पहले क्या करती है, वोल्टेज को कम करती है और फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसके बाद चार्ज करती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो ये बहुत सारा हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा डीसी करंट का, डीसी करंट की डेफिनेशन देते हैं, डीसी करंट। ठीक है, क्या होगा इसमें, ऑल इन डीसी करंट, in DC current, okay, in DC current, all the electrons moves in the same direction, all the electrons moves in the same direction। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या मूव होगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी, सपोज मान लो कंडक्शन ले लो, तो मान लो ये कोई कंडक्टर ले लो, और इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे।
डीसी करंट में, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सेम डायरेक्शन में मूव करती है। इसे जो भी करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट में क्या होती है, एसी करंट, इन एसी करंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन changes continuously, ठीक है। तो डीसी करंट में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। एसी करंट में क्या होती है, करंट का इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंज करती है, ठीक है, रैंडम ऑर्डर में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़नी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होती है, यहां से मेन पार्ट तुम्हारा सिलेबस का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो बेसिकली क्या होती है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, सपोज कोई कंडक्टर ले लो, है ना, ये कंडक्टर मान लेते हैं और ये सेकंड कंडक्टर, ठीक है। सो इस कंडक्टर में क्या होगी, अगर नॉर्मली ये तुम्हारा नॉर्मल कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो कंडक्टर में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। सो अगर ये तुम्हारा कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रैंडमली क्या होती है, कंडक्टर के अंदर मूव करती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्स इन ए रैंडम डायरेक्शन, ओके। जब आप बैटरी नहीं अप्लाई करते हो, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब आप इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करोगे, बैटरी नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इस कंडक्टर में क्या होता है, जितने भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। लेकिन इस कंडक्टर में अगर तुम बैटरी अप्लाई कर देते हो, है ना, बैटरी कहने का मतलब है बैटरी क्रिएट्स ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अगर तुम इसमें बैटरी अप्लाई कर दोगे इसके टर्मिनल के बीच में, के साथ सपोज मैंने क्या किया, एक बैटरी अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी का वोल्टेज मान लो V, सपोज V, ठीक है, ये प्लस माइनस, तो बैटरी जैसे ही अप्लाई करते हैं तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, ओके, इट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जितने भी इसमें रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो देखो अगर तुमने प्लस माइनस लगाया तो यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था, याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along decreasing direction of potential, along decreasing direction of potential, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा कंसेप्ट वहां से भी आएगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, along the decreasing direction of potential। तो देखो जैसे तुमने प्लस माइनस लगाया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आया समझ में। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो मैंने बताया था, याद करो फिर से, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करती है, along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज किधर मूव करती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो कंडक्टर में क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू द फील्ड। इसका मतलब इस कंडक्टर में जितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है।
ठीक है, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करती है। समझ में? जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं सारे चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो बताओ ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है, मूव करती है। करंट कैसे फ्लो करेगा, सर्किट में करंट, करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इन आइसोलेटेड मटेरियल, इन आइसोलेटेड metallic conductor, in isolated metallic conductor, the free electrons are moved in random direction, okay, but when we apply battery, okay, battery का मतलब potential difference, when you apply battery across the end of conductor, across the ends of conductor, okay, an electric field E, electric field set up, okay, and all the free electrons will start moving opposite to the direction of field, opposite to the direction of electric field, okay, due to which it create electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का बताया। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने के लिए जाओगे तो वहां पे तुमको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल देते हैं। ठीक है, तो उस केस में कैसे करते हैं वो देख लो। तो अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इसमें मैं तुमने क्या किया, बैटरी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, ये तो प्लस माइनस है। ठीक है, सो यहाँ पे जो करंट लिखोगे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आई लिखते हैं, आई इक्वल टू क्या होती है, Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये चार्ज कौन सा चार्ज लेंगे, नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करती है उसका लिखना है, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, कितना नेगेटिव चार्ज मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो ये अगर कांस्टेंट चार्ज है, सपोज मान लो तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर सपोज n इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रोस्टैट में बताए थे, याद करो, Q इक्वल टू एन ई। तो उस केस में करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू
NE/T कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ये दिस फॉर्मूला विल यूज व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। इफ चार्ज इज वेरिएबल, चार्ज वेरिएबल करने का मतलब है, सपोज मैंने एक इक्वेशन दे दिया, Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, दिस इज इक्वेशन। अब यहाँ पे चार्ज जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है, कांस्टेंट चार्ज नहीं है, ठीक है। देखो, अगर t की वैल्यू 0 पुट करो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? Q इक्वल टू 0। t का वैल्यू 1 सेकंड पुट करो, चार्ज का वैल्यू कितना होगा? देखो 1 पुट करो, 3 इंटू 1 प्लस 2 5 कूलम। अगर t का वैल्यू 2 सेकंड पुट करो, चार्ज की वैल्यू क्या होगी? देखो 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 16 कूलम। तो टाइम जब इंक्रीज हो रही है ना, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो टाइम इंक्रीजेज, चार्ज क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है ना। इस केस में चार्ज क्या है? वेरिएबल है। तो चार्ज अगर वेरिएबल होगा तो उस केस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ओके। तो उस केस में कैसे निकालते हैं? उस केस में हमें इस तरह से निकाला जाता है, I इक्वल टू dQ/dt। डिफरेंशिएशन करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज अगर मान लो यही चार्ज मैंने लिया, इसको अगर सॉल्व करनी है, ठीक है, तो क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, हमें कैलकुलेट करनी है। तो चार्ज पहले चेक करो, चार्ज क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल तो इस फॉर्मूला लगाने हैं, ठीक है। I इक्वल टू क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दो इसे, d/dt, किसका? Q का। Q की वैल्यू पुट करो, 3t स्क्वायर प्लस 2t। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3t स्क्वायर? 3 सेपरेट करेंगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 cos t का डिफरेंशिएशन 1, है समझ में? 60 प्लस 2, दिस इज द करंट, है समझ में? करंट फाइंड करनी है व्हेन टाइम t इक्वल टू हाउ मच? 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 सेकंड में करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो I इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना आएगा? 14 एम्पियर। I इक्वल टू 14 एम्पियर इज द आंसर। आज समझ में कैसे करना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट चार्ज रहेगा तो डायरेक्टली चार्ज बाय टाइम कर दो, वेरिएबल चार्ज रहेगा तो डिफरेंशिएट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। ये जो मैंने डिफरेंशिएशन करके निकाला, ओके, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। इसका मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या है। जैसे t इक्वल टू 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 1.5 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या है। किसी पार्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस करंट मींस किसी पार्टिकुलर टाइम में करंट की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। देखो यहाँ पे वही कर रहा है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड करना है ओनली फॉर t.2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में। 2 सेकंड में करंट की वैल्यू क्या है, वही हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं। 2 सेकंड से पहले क्या करंट था उससे मतलब नहीं है, 2 सेकंड के बाद क्या करंट है उससे मतलब नहीं है। ओनली पार्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड में करंट की वैल्यू क्या है, दैट करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। आप समझ में? तो डिफरेंशिएशन करके जो निकालते हैं उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, और ये वेरिएबल के फॉर्म में भी कभी कभी हम लोग यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग कभी कभी एवरेज करंट भी निकालते हैं, क्वेश्चन में निकालने के लिए आएगा एवरेज करंट, ठीक है। तो जैसे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है एवरेज करंट, एवरेज करंट, आई एवरेज, ठीक है। तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं? एवरेज करंट अगर फाइंड करना होगा तो चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है।
जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन चार्ज बाय चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। समझ में। अब इसको अब ग्राफ पे देख लो, ग्राफ पे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है तो उससे भी देख सकते हैं। अगर मान लो ये तुम्हारा एक्स वाई ग्राफ है, ये सपोज एक्स वाई ग्राफ है, ठीक है, कहने का मतलब है वाई एक्सिस पे तुम वाई एक्सिस पे चार्ज ले लो और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लो। वाई एक्सिस मैंने चार्ज ले लिया, एक्स एक्सिस मैंने टाइम ले लिया। ठीक है, इसमें कोई ग्राफ दे देगा, सपोज ये कोई ग्राफ मैंने ले लिया, ये ग्राफ ले लिया। ठीक है, तो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। ठीक है, क्यू वर्सेस टी का क्या है, ग्राफ गिवन है। ठीक है, इसमें फाइंड करनी है, फाइंड करंट। ग्राफ दे के पूछेगा किसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो y और x ग्राफ में स्लोप का वैल्यू क्या होता है, एक्स वाई ग्राफ में स्लोप कैसे बोलते हैं, स्लोप का मतलब क्या बोलते हैं, याद करो मैंने m बताया था, m को स्लोप बोलते हैं, m को tan थीटा भी बोला जाता है, और dy बाई dx भी बोलते हैं। अगर तुम्हारा x और y का ग्राफ है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई ds को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। सिमिलरली अगर तुम्हारा ग्राफ q और टाइम के बीच का ग्राफ है तो q और टाइम के बीच का ग्राफ हुआ तो स्लोप कैसे निकालेंगे, dq बाई dt। जैसे एक्स वाई ग्राफ का, एक्स वाई अगर कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होती है, dy बाई dx। तो q और t का ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा, dq बाई dt। और dq बाई dt क्या होती है, करंट। देखो यहाँ से करंट जो जस्ट मैंने लिखा है, dq बाई dt क्या है, करंट। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट। याद रखेंगे हम लोग, स्लोप इन qt ग्राफ, स्लोप इन qt ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने का मैंने 3 मेथड बताया। ठीक है, पहला मेथड मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने का 3 मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड मैंने बताया कि अगर चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो चार्ज अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, चार्ज बाय टाइम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ये फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज क्यू बाई टी, ये फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड मैंने बोला अगर चार्ज तुम्हारा वेरिएबल है तो उस केस में कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। ठीक है, थर्ड मैंने बोला अगर तुम्हारा ग्राफ दिया होगा, चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। ओके, तो स्लोप जो होगी वही क्या देगी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देगी। है समझ में। ठीक है, हाँ चलो इसको थोड़ा सा अब इसका रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन क्या, पहले तो ये आ जाता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये भी होता है। ठीक है, और फिर क्या बोल सकते हैं, स्लोप इन क्यू टी ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ये देगा, कांस्टेंट में ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स क्वेश्चन का आने का मतलब है इसको और इसको देखो कैसे निकालते हैं, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट। डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी। सो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू का मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है बताए थे। अगर कोई ग्राफ है, ये एक्स वाई ग्राफ है ना, इसे मान लो कोई ग्राफ दे दिया, इस तरह कोई ग्राफ दे दिया। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन निकालते हैं
वाई डी एक्स। वाई डी एक्स इंडिकेशन क्या देती है, एरिया देती है, एरिया ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई हमारा ग्राफ दिया हुआ है, किसी बीच का ग्राफ दिया हुआ है, करंट और चार्ज के बीच, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ये दे दिया करंट और ये दे दिया है टाइम, इसके बीच का कोई ग्राफ दे दिया, ऐसे कोई ट्रायंगल मान लो दे दिया है। ठीक है, इसमें अगर तुम्हें क्वेश्चन फाइंड करना होगा, इसमें फाइंड द चार्ज, इसमें बोला हो जाएगा फाइंड चार्ज। ओके, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो चार्ज कैसे निकालते हैं, आई और डी टी को एरिया निकालते हैं। ये क्या देती है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होती है, वाई टू डी एक्स, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो ये आई डी टी क्या दे देगा, क्यू आई क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर करंट एंड टाइम ग्राफ। इसकी मीनिंग क्या होती है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। ठीक है, करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होती है, उसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, एक तो तुम्हारा एरिया वाला क्वेश्चन आएंगे ग्राफ के बेसिस पे, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि तुम्हें आई दे देगा। सपोज क्वेश्चन देख लो, सपोज आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4, फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे चार्ज की वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो करंट दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला। समझ में, तो इसको जस्ट इंटीग्रेशन कर देना है। कैसे करते हैं देखो, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ये वाला फॉर्मूला आई डी टी। तो आई की वैल्यू पुट करो, 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी टी। ठीक है, कितना टाइम में निकालना, 1 सेकेंड में, तो 0 से 1 कर दो। ओके, तो 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 ऐड करते हैं, तो 2 + 1 बाई 2 + 1 हो गया, प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, हो गया। लिमिट पुट करेंगे 0 से 1। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या आएगा, t³ प्लस 4t, लिमिट फ्रॉम 0 से 1। ठीक है, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t की जगह अपर लिमिट 1³ प्लस 4 इंटू 1, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 कूलम। दिस इज द आंसर। ऐसा समझ में, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंपल क्वेश्चन तो बना लोगे, सिंपल डिवाइड करके जो भी आता है वो तो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं, ग्राफ के बेस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके, और ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं, चलो नेक्स्ट इज करंट ही निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ले लो या सपोज कोई चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन डालो चार्ज ही ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये सर्कल है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है। ओके, दैट चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ओके, ओके, दिस चार्ज पार्टिकल q मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है। ठीक है, और रोटेट करिए विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चार्ज की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इस केस में। कुछ समझ में आया,
ये चार्ज क्या है, हाँ। चार्ज मूव कर रही है किसी सर्कल पे, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सर्कल के रेडियस है आर। तो करंट की वैल्यू इस केस में क्या होगा, निकलेगा, निकाल सकते हो? 2 मिनट का टाइम, नहीं 2 मिनट का टाइम है, निकालो। नहीं निकले। नहीं निकलेगा, हम्म, करंट तो निकालना है इसमें। करंट का फॉर्मूला तो बता दिए हैं। हम्म, नहीं, फॉर्मूला से खल हाँ तो वही फॉर्मूला से करेंगे ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी से करना है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हम्म, टी के लेंगे। वही तो तुमको लेना है ना, वही तो सोचना है ना, कैसे क्या लोगे टी। रिया नहीं। ओमेगा दिया हुआ ना, ओमेगा से टी निकालो। ये सर्कुलर डिस्क है। डिस्क नहीं है, सर्कल है, रिंग मान लो। थोड़ा रुको। नहीं हो। नहीं होगा, चलो देखो कैसे निकालते हैं। वही ओमेगा फॉर्मूला नॉट लगाना बाय है, आर। जो फॉर्मूला बताए वही फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन आया हुआ ओमेगा है, एल। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यही फॉर्मूला लिखोगे ना, ठीक है। टाइम क्या लेना है, टाइम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा वही कंसेप्ट है, ओमेगा दिया हुआ है, तो टाइम का मतलब है चार्ज जो है ये कितना टाइम में वन कंप्लीट रोटेशन करता है। तो टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नथिंग बट कैपिटल टी, टाइम पीरियड, ठीक है। ओमेगा दिया हो तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई टी होता है, याद करो। तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्यू बाय 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है ना, समझ में। और ये तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी होती है। तो ओमेगा यहां से देखो, ओमेगा बाय 2 पाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ, या 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो 2 पाई बाय ओमेगा को 1/f भी लिख सकते हैं, इसे ओमेगा 1/f भी लिख सकते हैं। तो q इंटू एफ, क्या समझ में, ठीक है। और अगर मान लो ये भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड के फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है, सपोज इस चार्ज का अगर वेलोसिटी दे देगा, इस चार्ज की अगर वेलोसिटी तुम्हें दी, स्पीड अगर गिवन होगी, स्पीड इज v, ठीक है, तो उस फॉर्मेट में भी इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। सो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, या ऐसा लिखो, आर ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 पाई r बाई v लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ टी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो नया फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, q बाय टी की जगह ये वैल्यू पुट करो, 2 पाई r इंटू वी, समझ में, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल पे मूव करती है तो ये सारा फॉर्मूला होता है। तो मैं जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा उसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया हुआ है टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज करो,
क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया, स्पीड दिया हुआ तो स्पीड का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिए। याद रखना, समझ जाओ तो निकाल सकते हो वहां पे कभी भी। ठीक है, करंट कैसे मूव, करंट का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, करंट का डायरेक्शन, ये मैंने क्यों लिया है, सपोज अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, सपोज ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, करंट कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव होता तो अपोजिट होता है, समझ में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज सर्कल पे मूव कर रही है विद स्पीड v, है ना, तो उस केस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अगर ये नेगेटिव होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, एक पॉइंट लिख भी सकते हैं, कई कई क्वेश्चन पूछ भी देता है उस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और along the पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या समझ में। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये चार्ज, ये तुम्हारा टोटल करंट का हो गया, क्वेश्चन तो बना सकते हैं इस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, चलो पहले इसको देख लेते हैं, बाद में लिखवा देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट लिख ही लो कहीं पे साइड में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। थर्मल इलेक्ट्रॉन, एक पढ़े होगे थर्मल इलेक्ट्रॉन, ये हीट में पढ़ाते हैं, थर्मल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थर्मल इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जब किसी कंडक्टर को हम लोग हीट करते हैं, कंडक्शन में पढ़े होगे, है ना, तो कंडक्शन में सपोज मान लो कोई तुम्हारा रॉड है ना, इस मेटल रॉड है, तो इसको जब हीट करते हैं, यहाँ पे जब हीट करते हैं तो क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है हीट में, कंडक्शन में, कंडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर करती है, ये एनर्जी क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है इसमें, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, और इस तरह से क्या होती है इसमें, हीट का फ्लो होती है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होती है, इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन। ओके, सो थर्मल इलेक्ट्रॉन जो होती है, ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करती है, याद रखनी है। द स्पीड ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ thermal electron cannot produce electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, कभी पूछ देता है कि थर्मल इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी होगा या नहीं होगा, तो नहीं आती है। ठीक है, नाउ कम टू करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी, it is defined as, it is defined as current
per unit area, current per unit area, okay, through an infinitesimal small, through an infinitesimal area, normal to the direction of flow, normal to the direction of current flow, okay, this is called current density, ठीक है। सो करंट डेंसिटी कैसे होता है, देखो सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन बना दो इसका, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन बना दो इसका। सो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगी इस तरह से, या मान लो करंट का डायरेक्शन ले लो, सपोज चार्ज कर्व हटा दो, सिर्फ करंट का डायरेक्शन, तो सपोज इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे सपोज ए, ठीक है, और करंट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में आई, ठीक है। सो इस क्रॉस सेक्शन से जैसे करंट पास करेगी, है ना, ये जो करंट पास करेगा तो इसका ये एरिया, ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर बनाते हैं। एरिया इसका अगर एरिया ए है, छोटा सा एरिया ले लो, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में एक छोटा सा एरिया ले लो, ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये डी ए, ठीक है। सो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, J इक्वल टू, करंट डेंसिटी को J लिखते हैं, द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी इज J, ओके, इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मतलब I बाय A, ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो इसका डायरेक्शन लिखना होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है, along the normal to the cross section, n direction, n cap मतलब n cap means n cap is the direction perpendicular to the area outward, ठीक है, ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो J इक्वल टू I बाई A इंटू एन हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में सिंपली लिखा जाता है J इक्वल टू I बाई A, सिंपली ऐसे लिखते हैं। और उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हम लोग इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये एन कैप को क्या लिख सकते हैं, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along करंट, along the direction of current, ठीक है। ये अगर तुम्हारा कांस्टेंट करंट है, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इफ करंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर करंट तुम्हारा वेरिएबल होगा तो उस केस में फिर डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल करंट के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं, J इक्वल टू डी आई बाई डी ए, ठीक है, इंटू एन कैप। अगर तुम्हारा वेरिएबल रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में, ठीक है। व्हेन वेरिएबल, व्हेन आई कैसा होगा, आई अगर वेरिएबल होगा, ठीक है, और ये कब यूज करेंगे, जब आई क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये दो रिलेशन हमें यूज करना है, ठीक है। अब सपोज मान लो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं है, ये तो मैंने जस्ट परपेंडिकुलर लिया, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन अगर परपेंडिकुलर होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो, अगर तुम्हारा क्रॉस सेक्शन इस तरह से है, क्रॉस सेक्शन मान लो कैसे बनाए, ये तो बनेगा नहीं ऐसे, देखो अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है,
तो इस केस में क्या होती है देखो, मतलब क्रॉस सेक्शन बेंड होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, सर्टेन एंगल से बेंड होगा, तो उस केस में कैसे करते हैं? उस केस में मान लो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे बेंड है, ये एंगल कितनी है इसकी, थीटा एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा देखो, जो भी तुम्हारा करंट फ्लो करेगी, है ना, वो करंट तो हमेशा जाएगा क्रॉस सेक्शन में, करंट का डायरेक्शन देख लो, ये सेंटर मान लेते हैं, ठीक है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जी। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर, दिस इज एन कैप, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर में क्या होगी, इसका एरिया, इसका एरिया अगर तो एरिया वेक्टर में क्या होगी, इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है। तो इस केस में करंट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हारा क्रॉस सेक्शन बेंड होगा तो, ठीक है। तो J इक्वल टू आई बाई ए, है ना, तो आई जो भी करंट इसमें फ्लो कर रही है, दिस इज सपोज करंट आई, एरिया, एरिया क्या लेते हैं, एरिया का क्रॉस, ये वाली एरिया देखो, इस फॉर्मूले में एरिया क्या लिए, ये वाली एरिया लिए, ये वाला एरिया, ये एरिया लिखते हैं। तो अगर तुम्हारा इस तरह का क्रॉस सेक्शन रहेगा, बेंड क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो हमें ऑलवेज हमें ये वाली एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो बेंड क्रॉस सेक्शन है इसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा, अगर मान लो एरिया डी ए है इसका, तो डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर बेंड होता है तो उस केस में हम लोग करंट डेंसिटी इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कंपोनेंट फाइंड किया जाता है उसमें। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वो क्रॉस सेक्शन वेरी करके, तो उस केस में कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में जो एरिया होगी वो एरिया हम लोग निकालेंगे, आई बाय जे बाय आई बाय डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आया समझ में? इस वाले रिलेशन को देखो फिर से, ये जो रिलेशन मैंने लिखा J इक्वल टू डी आई बाई डी ए इंटू एन कैप, ठीक है, इस वाले रिलेशन को फिर से हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड लो तो J इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी ए, तो डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J इंटू डी ए, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन J इंटू डी ए, ठीक है। J इंटू डी ए का मतलब देखो, J वेक्टर है, करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर देखो, और ए एरिया, एरिया भी क्या है, वेक्टर। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, डॉट से मल्टी, इसको वेक्टर पुट कर दो, तो जे डॉट डी ए, जे और डी ए का क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो करंट क्या होती है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं, करंट हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेट है करंट निकालने का, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो करंट निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक तो फॉर्मूला स्टार्टिंग से देखो, एक तो क्यू बाई टी मैंने बताया था, क्यू बाई टी, फिर डी क्यू बाई डी टी, उससे भी निकाल सकते हैं, फिर क्यू टी का ग्राफ होगा उससे भी निकाल सकते हो करंट, ठीक है। फिर करंट निकालने के लिए हम लोग, ये तो एरिया वाला हो गया, ठीक है। फिर करंट इस तरह का फॉर्मूला, अगर तुम्हारा कोई अगर चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो ये सारा फॉर्मूला हो गया करंट निकालने का, ठीक है। फिर अगर मान लो इस फॉर्मेट में भी नहीं है, करंट डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जी अगर तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एरिया वेक्टर दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से भी करंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो करंट निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन तुम्हारा किस तरह से पूछा गया है, समझ में। तो जे डॉट डी ए दैट इज कॉल्ड करंट, समझ में। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ जे, कैसे निकालेंगे बताओ, जे इक्वल टू आई बाई, यहाँ से देखो आई बाई, आई का मतलब क्या, एम्पियर, और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन अगर निकालना होगा, ठीक है, तो क्या आएगी, एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो, समझ में, ठीक है। हाँ समझ में। नेक्स्ट है थर्मल स्पीड,
थर्मल स्पीड, ठीक है। थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड, ठीक है। तो थर्मल स्पीड क्या होता है बेसिकली, कोई भी कंडक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, ओके, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव कंटिन्यूअसली इन रैंडम डायरेक्शन, ओके। अब ये रैंडम डायरेक्शन का कारण क्या होती है, नॉर्मली बैटरी मैंने नहीं अप्लाई किया है, ठीक है। तो ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे से कोलाइड करती है, ठीक है। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअसली कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ओके, इसका डायरेक्शन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज करती है, ठीक है। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज करने से क्या होती है, इसका एक एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे ऐसा देख लो, सपोज मान लो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बैटरी मैंने नहीं अप्लाई किया, थर्मल स्पीड देख रहे हैं, थर्मल स्पीड, तो बैटरी मैंने नहीं अप्लाई किया, विदाउट अप्लाइंग बैटरी ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ठीक है। और ये रैंडम क्या होती है, सारे डायरेक्शन मूव करती है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस तरह से क्या होती है, सारे डायरेक्शन में क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज करता है, ओके। तो डायरेक्शन चेंज करती है, कंटिन्यूअसली क्या होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज करती है, ओके। तो इसका जो वेलोसिटी जो होती है, इसके वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे ही कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने से इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का चेंज करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रॉन आती है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल स्पीड, है ना। तो थर्मल स्पीड बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसका एवरेज फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, या सूत्र लिख देते हैं इसमें, कंडक्टर contains large number of free electrons, large number of free electrons, okay, which are continuously move, which are continuously move in random direction, continuously move in random direction in all possible, random direction in all possible directions, okay. Due to random motion, due to random motion, okay, due to random motion, the free electron, the free electron, the free electron collide with, the free electron collide with positive metal ion, positive metal ions, okay, with high frequency, with high frequency, and undergo change in direction, change in direction, okay. तो लेट्स सपोज जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उसकी स्पीड, ओके, लेट u1, u2, u3, un, these are the speed of, or you can say these are the individual thermal velocity, thermal velocities of free electron, of free electron, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है,
वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। मैंने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग वोल्टेज ये कंडक्टर के अंदर हमेशा होता है, ठीक है। तो इच इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होगा उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सपोज टोटल नंबर ऑफ लेट टोटल number of free electrons in the conductor क्या है, कैपिटल एन, ओके। तो एवरेज स्पीड निकालो, जितने भी इलेक्ट्रॉन का स्पीड है सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज क्या हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द थर्मल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, n नंबर ऑफ स्पीड आएगी बाय नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज n, ठीक है। ये जो आती है ये क्या आती है, इसकी वैल्यू 0 आती है, दिस वन इक्वल टू 0, ओके। सो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ thermal electrons, okay, average velocity of thermal electrons is 0। एवरेज वेलोसिटी लिखा है, देखो वेलोसिटी है ये, ठीक है, बट एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो। एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन हमें देखना है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब डायरेक्शन हमें नहीं देखना है। तो थर्मल इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड नॉन जीरो होता है, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0 आती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ड्यू टू थर्मल स्पीड की वैल्यू क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी 0 होता है और एवरेज स्पीड क्या, थर्मल स्पीड क्या होती है, नॉन जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन इसमें, यहाँ से समझ में आया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ अभी नहीं है, ओम्स लॉ बाद में आएगा, मतलब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद मीन फ्री पाथ, उसके बाद आएगा तुम्हारा मोबिलिटी, उसके बाद ओम्स लॉ होता है, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। बस वही याद, फॉर्मूला बस याद रखना है, क्वेश्चन तो फॉर्मूला से ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन तुम्हारे 12 के बोर्ड में पूछता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन 12 के बोर्ड में आएगा, ये निकालने के लिए आता है, ठीक है। 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में, ये तो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसका डेरिवेशन देख लो कैसे किया जाता है। न्यूमेरिकल के लिए बस तुमको रिजल्ट याद रखना है, न्यूमेरिकल के डेरिवेशन मतलब नहीं है, जस्ट रिजल्ट याद रखेंगे, रिजल्ट से क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, ठीक है। आज वेडनेसडे है ना, अरे यार तुम लोग का लॉस हो गया नहीं, आकाश में तो ऐसे ही छुट्टी रहता है वेडनेसडे को, चलो हम लोग को फायदा हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेक्टर्स है, ओके। कैसे निकालते देखो, तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज
the velocity with which the velocity with which the free electrons with which the free electrons get drifted towards the positive terminal, towards the positive terminal, towards the positive terminal under the effect of applied electric field, applied electric field। देखो क्या होता है बेसिकली, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का मान लो ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस कंडक्टर में क्या करो, बैटरी अप्लाई कर दो, ठीक है। सपोज मान लो मैंने ये माइनस टर्म में ले लिया, प्लस टर्म में ले लिया, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो इस टर्मिनल पे यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट मैंने बताया था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मान लो सपोज एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मूव करेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा इधर, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगी, तो कोलाइड करने के बाद पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, जैसे इधर मूव किया, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, इसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ऐसे गया, ठीक है। आगे जाने के बाद फिर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगी, फिर इधर मूव करेगी ऐसे, ठीक है, फिर किसी अनदर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगी, इसका डायरेक्शन फिर चेंज होगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, रैंडमली क्या होती है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ये मूव करती है, इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है, समझ में आया। सिंगल इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली कंडक्टर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, कोलाइड करती है, तो रैंडमली इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है, ठीक है। अब और डेफिनेशन पे, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, जो क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, ओके, विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जो मूव कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करती है कंडक्टर के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, आया समझ में। जब हम लोग कोई कंडक्टर में स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट तो फ्लो करता है, तो करंट जो फ्लो करता है, ऐसा मतलब क्या, करंट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज मूव करती है तब तो करंट फ्लो करता है। अब चार्ज जब मूव करती है तो उस चार्ज का वेलोसिटी क्या है, वो चार्ज की जो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमें निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है और डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो वो डेरिवेशन हम लोग करेंगे, इसका रिजल्ट, डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड ऑफ पॉइंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा बोर्ड में डेरिवेशन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ तुमको रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो पहले उसका डेरिवेशन देख लेते हैं।
So let's suppose the length of conductor is L. इस कंडक्टर की लेंथ क्या है L, ठीक है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका A, ठीक है। नाउ सपोज डेरिवेशन देखो कैसे करते हैं। करंट मान लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए तो करंट फ्लो करेगा, लेट्स सपोज करंट की वैल्यू I, ओके। नाउ सपोज व्हेन ends of conductor are connected with an EMF E, V लिखो, connected with source of EMF, okay, with V, source of EMF, okay, having potential difference V, EMF having potential difference V, okay। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, V बाई L। देखो लेंथ क्या है L, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, याद करो ये रिलेशन मैंने बताया था, ठीक है ना, E इक्वल टू V बाई L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, an electrostatic force will act on the free electron, तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो चार्ज क्या लेंगे E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे E। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। देखो मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएगा, दिस इज द फोर्स। तो ये फोर्स है और ये तुम्हारा फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा सकते हैं, माइनस E इंटू ई। इसका मतलब जो भी फोर्स रहेगा चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, ओके। तो दिस वन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, माइनस ई बाय एम, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आज समझ में, हाँ नेक्स्ट इज at any time t, next at any time t, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, at any time t, ठीक है। the velocity of electron, कैसे लिखते हैं बताओ, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ टाइम, ये जो टाइम है, इन प्लेस ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक नया सिंबल यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाउ, टी नहीं यूज करते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं, दैट सिंबल इज ए टाउ, ठीक है। टाउ बेसिकली टाइम ही है ये, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस ए टी वही फॉर्मेट है, बस मैंने क्या किया, सिंबल को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। टाउ का मतलब क्या होती है, टाउ इज द टाइम, चलो पहले देख लो उसकी वैल्यू बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज वन इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग इक्वेशन, v1 इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू टाउ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब v1 क्या, u1 क्या है,
सबकी मीनिंग देख लो, यहाँ लिखते हैं u1 इक्वल टू, u1 इज द थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी कब होती है, जब तुम बैटरी नहीं अप्लाई करते हो तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, ये तो हमेशा प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला केस, जब तुमने बैटरी नहीं अप्लाई किया है तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रही है उस कंडक्टर के अंदर, ओके। और इसकी जो वेलोसिटी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्पीड बोलते हैं या थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, जब तुमने बैटरी नहीं अप्लाई किया था तभी ये वेलोसिटी प्रेजेंट था, ओके। अब बैटरी अप्लाई कर देंगे तब तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इस पे फोर्स आ रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी में u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या लिखा, u1, और u1 क्या है, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। e टाउ वन, a1 टाउ, ठीक है। a1 टाउ ये क्या लिख सकते हैं, या एक्सेशन तो कांस्टेंट होगा ना, इसको a1 मत लिखो, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन पे तो सेम एक्सेशन रहेगा, फोर्स की वैल्यू सेम है। तो a को a रहने दो, टाइम को चेंज कर दो, टाउ वन, ठीक है, ये आ जाएगा। सो a टाउ वन, a टाउ वन, ये क्या आ जाएगी, दिस इज वेलोसिटी acquired by electron due to applied electric field, due to applied electric field। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से जो वेलोसिटी एक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड a इंटू टाउ वन, ठीक है। अब टाउ वन क्या है, टाउ वन क्या लिखते हैं, टाउ वन को टाइम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइम बोलते हैं। टाउ वन इज नथिंग बट इट इज द टाइम दैट elapse last collision, अब time elapse in collision, ठीक है। कोलिजन में जो टाइम लगती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करेगी, तो टोटल इलेक्ट्रॉन में जो टोटल कोलिजन जो टाइम लगती है दैट इज कॉल्ड टाउ वन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। वे एक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करिए, एक से कोलाइड करेगा, सेकंड से कोलाइड करेगा, तो टोटल टाइम जो होती है एक इलेक्ट्रॉन को टोटल पाथ मूव करने के लिए, एल लेंथ पे मूव करने के लिए, दैट टाइम इज कॉल्ड टाउ, ठीक है। अब इसमें ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का लिखा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन का आएगा, ओके। तो सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लिखो, तो v2 के लिए सिमिलरली कैसे लिखेंगे, u2 प्लस ए टाउ टू, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर n, अगर मान लो सपोज इसमें कैपिटल N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैपिटल N क्या है इसमें, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी कंडक्टर में कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, vn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, un प्लस a इंटू क्या लिख सकते हैं, टाउ n, समझ में, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज velocity of all the free electrons, all the free electrons in the conductor, in the conductor is equal to drift velocity, क्या बोलते हैं इसको, drift velocity इसको बोलते हैं, ठीक है। and it is denoted by drift velocity denoted by vt, okay। so एवरेज वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो vd इक्वल टू क्या लिखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं, vn, बाय एवरेज निकालनी तो n से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट करो, तो v1 का फॉर्मूला बताया था u1, अब जस्ट मैंने निकाला था u1 प्लस a इंटू टाउ वन, फर्स्ट का हो गया, सेकंड का u2 प्लस a इंटू टाउ टू, सेकंड का, इस तरह से जाएगा सबका, ठीक है। तो nth इलेक्ट्रॉन का un प्लस a इंटू टाउ n ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है। अब VD इक्वल टू क्या करेंगे, सबको लिखो, U1 U2 डॉट डॉट प्लस UN, इसको एक साथ लिखेंगे, प्लस ए कॉमन ले लो, एक्सप्रेशन सबका तो सेम होगा, ए कॉमन, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट τN, ये होगा टोटल बाय कैपिटल N लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल N दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN बाय कैपिटल N प्लस A इंटू τ1 τ2 τN बाय कैपिटल N लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया था, याद करो, एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट, ये देखो थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी, तो थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया था, देखो 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, सारे थर्मल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर क्या होती है, 0 होती है, U1 प्लस U2, और U1 U2 यहाँ पे मैंने क्या लिया है, थर्मल स्पीड ही लिया है। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये टर्म टोटल क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0। ठीक है, तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, VD इक्वल टू A कॉमा τ1 प्लस τ2 प्लस टाउ टाइम है ना, टाइम है तो टाइम के आगे वेलोसिटी कैसे, टाइम के सिंबल के आगे ये नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा, वेक्टर टाइम है, ये टाइम तो सिंपल लिख सकते हैं, τ2, ठीक है, τ1, वेक्टर साइन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, बाय N। ठीक है, ये जो है इसे लिखा जाता है VD इक्वल टू, इसको लिखते हैं सिंपल, एक्सप्रेशन A लिखा, इसे टाउ लिख देते हैं, टाउ। ओके, अब ये टाउ क्या होगा, सबका एवरेज। ठीक है, ये जो टाउ है, इस टाउ को क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज। टाउ इज द एवरेज ऑफ एवरेज टाइम। ओके, वेयर टाउ इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट τN बाय N, ये सबका एवरेज टाइम होता है। ठीक है, समझ में। अब अब ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू जस्ट मैंने पहले बताया था, याद करो, ये ए आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू अब पुट करेंगे। ठीक है, तो VD इक्वल टू दिस वेलोसिटी क्या होगा बताओ, माइनस ए का वैल्यू, देखो ए का वैल्यू क्या है, E बाई एम, माइनस E बाई एम, माइनस E इंटू कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ। ओके, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखनी है, याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहाँ हो, समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया सब। हम्म, हम्म, समझ में आया कैसे लिख रहे किए। हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है हमें। नोट कर लो इसे फटाफट।
कर लिया। हो गया। तो ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन याद रखना है। डेरिवेशन बोर्ड के लिए याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए ये डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कभी आता नहीं है इतना डिफिकल्ट से। बस ये फॉर्मूला है, ये जब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें ये पूरा रिजल्ट इस तरह से प्रूव करना होगा, ठीक है। 3 मार्क में या 4 मार्क में ये डेरिवेशन आया हुआ है, 3-4 बार पूछ चुका है, ठीक है। 2-3 पॉइंट और याद रखनी है, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम निकालोगे कैलकुलेशन से, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वेरी स्मॉल है, देखो, दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है थर्मल स्पीड क्या होती है? थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड देखो मैंने लिखा था थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, लेकिन थर्मल स्पीड नॉन जीरो होता है ना। और थर्मल स्पीड की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ थर्मल स्पीड इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 10⁵ मीटर पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये क्या है? वेरी हाई स्पीड। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ 10⁸ के फॉर्म में होती है, और थर्मल स्पीड 10⁵ के फॉर्म में होती है। मतलब से स्लो है, क्या बोले? प्रोसेस स्लो है। प्रोसेस लो है मतलब हाई स्पीड है, कुछ नहीं। ठीक है। क्या होती है? वेरी हाई स्पीड से मूव करती है। आया समझ में? हाँ छोड़ दें, नहीं। कल हम लोग ओम्स लॉ करेंगे, इसमें थोड़ा सा और है, उसके बाद ओम्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा। ओम्स लॉ तो क्लास 10 में पढ़े होगे ना, ओम्स लॉ। V = IR पढ़े होगे ना? हाँ वही है, V = IR। इसमें फिर ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस है ना, वही का रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे, फिर रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें जो एडिशनल टर्म आती है, वो क्लास जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, वही टेस्टोन ब्रिज, फिर इसमें तुम्हारा अलग अलग मीटर ब्रिज आती है, मीटर ब्रिज, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, फिर एमीटर, वोल्ट मीटर, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो पूरा चलेगा, मतलब इसमें उनको 5 to 6 क्लास लगेंगे पूरा कवर करने में, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा। न्यूमेरिकल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पेज शायद तुमको दिया भी था उसमें जब एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन मैंने दिया था एक बार, शायद होगा नहीं तो फेंक भी होगे। एक नया पेज है, कभी आएंगे तो हम वो दे देंगे, उससे क्वेश्चन तुमको बनाना है, होमवर्क दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल में फिक्स है, आता ही आता है, गारंटी है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, गारंटी है। एक क्वेश्चन कैपेसिटर से रहेगा, आना ही आना है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रहेगा, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 से 5 से 6 न्यूमेरिकल आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, ठीक है। इस चैप्टर से एक से एक न्यूमेरिकल तो फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। दो भी पूछे, कभी कभी दो भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा केसीएल केवीएल वाला जो ओम्स लॉ है, इस सब मिला के एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, केवीएल, वो सब मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एलएन का सारा मॉडल खत्म हो गया, सारा क्वेश्चन देख लिया एलएन का? नहीं
तो उसको खत्म करो ना, इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करो ना। कैपेसिटर कहाँ बनाएगा अभी तक? कैपेसिटर नहीं पूछे अभी तक। कैपेसिटेंस ही करना। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं। वाला हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो गया। हाँ, हम्म। डाउट भी तो क्लियर है। चलिए। कल तो खुला है सेंटर, कल से वही, कल का वही टाइम रहेगा 6 o'clock। कल हो गया थर्सडे, ठीक है, कल तो वही टाइम, ठीक है। अब वो मॉडल कब आएगा तुम्हारा, ये एनटीएससी, ये नीट वाला क्वेश्चन पेपर कब आएगा? पता नहीं। ऑर्डर की वो देखो ना कब आ रही है, क्वेश्चन आएगा तब तो बनाएंगे उससे। तुम्हारे बनने वाला है, लेकिन वो पूरा उसमें वो मार्क आउट कर दिया होगा, इसीलिए बोलेंगे नया ले लो। नहीं तो उसी से बना लो जो तुम्हारे बहन के पास है, निकालो वो, तब तो उससे बना लो। इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, एनटीएस तुम्हारा नीट का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कहीं रखा हुआ देखना उसमें, उससे सारा क्वेश्चन बना लो। नीट प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट का एक चैप्टर बना होगा उसमें, और कैपेसिटर का एक बना होगा। 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर के सारे क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो उससे तुमको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। बाकी जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो तो प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम का अलग होता है ना। एग्जाम पेपर देखो तो तुमको आइडिया लगेगा एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक होती है, कहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। हाँ, चलो रखते हैं, कल शाम में वही 6 o'clock। सुबह को थर्सडे, चलो ठीक। एक दिन होगा तो हम आएंगे, संडे को होगा तो संडे को आ जाते हैं। केसीएल केबीएल हम तुमको सामने बताएंगे, ठीक है। तो केसीएल केबीएल खुद से एक बार बताएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी मेरे पास कुछ है, वो होमवर्क दे देंगे वहां पे आने के बाद, ठीक है। चलो रखते हैं। आज अभी तक खत्म नहीं हुआ ये रिकॉर्डिंग का, 40 मिनट टाइम लिमिट खत्म नहीं हुआ इसका अभी तक।